नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं मनी मंत्रा, जहां पर हम आपके निवेश पोर्टफोलियो की तमाम बारीकियों में आपको समझाइश। चलिए तो मनी मंत्रा शो की शुरुआत करते हैं और हमारे आज के मेहमान हैं आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज। फिरोज, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका बेहद खास पेशकश में, जहां पर लोगों के सवालों के जरिए हम बारीकी से हर निवेश की रणनीति को लेकर लोगों को समझाइश देंगे और उन्हें गाइड करेंगे उनके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर। इस कड़ी में फिरोज, हमारे पहले दर्शक बीरेंद्र प्रसाद साहब भी जुड़ गए हैं। बीरेंद्र जी नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं, कुछ बताएं अपने बारे में। मैं पटना बिहार दानापुर कैंट से बोल रहा हूँ मैम। अच्छा, क्या करते हैं सर? मैं तो प्राइवेट कंपनी में मैनेजर हूँ मैम, ऐसे कहे तो इसमें सहारा इंडिया कह लीजिए। अच्छा, तो मुझे बताएं, आपने मनी मंत्रा पर अपना सवाल हमें भेजा है और आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो लगभग 2 करोड़ की है और उसके लिए आपने कुछ फंड्स भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं। निप्पॉन स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई ब्लू चिप, एचडीएफसी मिड कैप, एचडीएफसी का मल्टी कैप भी है और साथ ही एक्सिस का ईएसजी भी आपके पास है। कब से निवेश कर रहे हैं इनमें? मैम पहले तो आपको नए साल की बधाई मैं दे दूं। जी बिल्कुल आपको और आपके परिवार को भी नए साल की 2022 की ढेरों शुभकामनाएं। और मैम इतने जो मैंने पोर्टफोलियो बनाया है, मैंने आप ही के कहने से सीएनबीसी चैनल से देखकर मैं बनाया था, आज से 10 साल 11 साल पहले। अच्छा, बहुत अच्छा लगा प्रसाद जी ये सुनकर कि आप इतनी शिद्दत से फॉलो करते हैं और बात मानकर आपने अपनी निवेश रणनीति भी बनाई है। बहुत अच्छा लगता है, प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद जी। और मैं मिड कैप मेरा 11 साल से रेगुलर चल रहा है मैम, और ये ब्लू चिप्स भी है, 10 साल करीब हो गया इसमें भी। अच्छा, वाह। और निप्पॉन 4 साल 3 महीना हो गया निप्पॉन का मेरा है। ओके, निप्पॉन स्मॉल कैप का जी। और ईएसजी जो है गलती से चला गया था, वो 40,000 लिखा गया था गलती से, उसमें 4 लाख का इन्वेस्ट है मेरा ईएसजी में। अभी मैं फरवरी 2020 में आया था, उसमें मैंने 4 लाख रुपया डाला था वन टाइम। 4 लाख का आपने ईएसजी में वन टाइम डाला है? जी, गलती से लिखा गया था 40,000। अच्छा, तो नहीं, वो हम अपने ग्राफिक्स में भी सही कर देंगे। तो ईएसजी में आपका 4 लाख है, बढ़िया। तो मेरे ख्याल से यहाँ पूरी कैलकुलेशन भी थोड़ी सी बदल जाएगी। बहरहाल फंड को लेकर तो सलाह हम लेंगे ही। बताइए सर, 2 करोड़ का लक्ष्य जो है, आईसीआईसीआई ब्लू चिप में भी है ना आपका इन्वेस्टमेंट? वो कब से है? हाँ, ब्लू चिप्स में भी है मैम, 6,000 पर मंथ। ये कब से कर रहे हैं? ये 2009 से 10 से कर रहे हैं मैम, 10 से। तो तकरीबन ईएसजी को छोड़ के आपके सारे जितने भी फंड्स हैं वो लगभग 10-11 साल पुराने ही है ना? ईएसजी तो भी नई फंड है मैम, वो तो 2020 फरवरी में आई थी, लॉन्च हुई थी, उसमें मैं डाला था। हाँ, बट 4 लाख रुपए आपने डाले हैं सर, उसमें एकदम एक मुश्त वो भी है। अच्छा, बताइए तो कितने साल तक इसमें अब रहना है इस पोर्टफोलियो में? मैम मैं ज्यादा से ज्यादा और 5 साल रुक सकता हूँ इसमें। और अभी तक आपकी पूरी वैल्यू क्या है पोर्टफोलियो की? 48 लाख के करीब है। 48 लाख है। और क्या निवेश बढ़ाने की भी मंशा है? अभी तो मल्टी कैप में बढ़ाया मैम 5,000 एचडीएफसी का। अच्छा, इसी में बढ़ा दिया है। चलिए, तो 2 करोड़ के लिए आपका पोर्टफोलियो मिक्स कैसा है वो मैं बताती हूँ, लेकिन 5 साल के बाद आपका ऐसा क्या लक्ष्य है जिसके लिए आपको चाहिए होंगे 2 करोड़? मैं एक तो है कि बच्ची की एक शादी है, ऊपर से अपना रिटायरमेंट भी तो चाहिए ना साथ में। तो वो पर्याप्त होंगे 2 करोड़ ना? आपने कैलकुलेशन की होगी ना? हाँ, उतना काफी है मेरे लिए। ठीक है वीरेंद्र जी, अच्छा लगा आपने सवाल भेजा है अपना, लेकिन बारीकी से इसकी पड़ताल करते हैं फिरोज के साथ। फिरोज, देखिए बहुत पुराने निवेशक हैं ये और 10-11 साल से इनका तमाम फंड्स हैं पोर्टफोलियो में। ईएसजी में कह रहे हैं इन्होंने 4 लाख रुपए डाल दिए हैं, लेकिन बदलाव की ज़रूरत होगी। एक बात यहाँ पर अच्छी ये है या निकल कर आती है कि ये ऐसे निवेशक हैं जो बने रहे हैं अपने फंड्स में। 10-11 साल से ही इन्होंने इस एक ही फंड को पकड़ कर रखा है और उसमें अपने निवेश को बरकरार भी रखा है। ये कितनी अच्छी खूबी है और इससे क्या सीख मिलती है एज एन इन्वेस्टर? शुरुआत इसी से करते हैं। कविता जी, अगर एक फंड एक निवेशक लेता है
और उसको कंसिस्टेंटली डालता है, तभी जाके उसका ओवरऑल बेनिफिट मिलता है। जैसे इन्होंने कहा कि इनके 38-40 लाख रुपए इकट्ठे हो चुके हैं और अभी भी इनके पास 5 साल हैं जो अपना गोल पूरा करने के लिए, तो ये बड़ी अमाउंट धीमे धीमे करके ही बनी है। सो पॉइंट 1, सो ये कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमेशा कर रहे हैं। मार्केट ने बहुत उतार चढ़ाव दिखाए हैं और इनकी जो स्टील नर्व्स हैं, जो हिम्मत और इन्होंने डिसिप्लिन दिखाया, उसकी वजह से ये 40 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं और धीमे धीमे से हुए हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और सबको ये याद रखना चाहिए कि मार्केट है ही ऐसी, आपको उतार चढ़ाव दिखाएगी। लास्ट 25 सालों में 10 बार ऐसा हुआ है कि मार्केट 25% से ज्यादा गिरी है। तो ऐसी उतार चढ़ाव में भी बने रहना इंपॉर्टेंट है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, इन्होंने अपने लिए स्मॉल कैप फंड भी एक लिया है, मिड कैप फंड एक लिया है, लार्ज कैप फंड एक लिया है, अपार्ट फ्रॉम द ईएसजी फंड। तो इनकी तीनों कैटेगरीज में अपने लिए एक एक फंड लिया है और डटे रहे हैं। सो इट्स नॉट जस्ट एक लार्ज कैप फंड लिया और डटे रहे, तीनों कैटेगरी में इन्होंने अपना एक एक फंड लिया और डटे रहे। दैट्स ब्रिलियंट। और निप्पॉन स्मॉल कैप में उतार चढ़ाव और भी ज्यादा होता है, उसमें भी बने रहे हैं। सो दिस इज ब्रिलियंट। 4 साल से निप्पॉन स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट करने हैं। जहां ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है वहां एसआईपी का फायदा ज्यादा होता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट लर्निंग फॉर ऑल व्यूअर्स एंड ऑल इन्वेस्टर्स। क्या बदलाव इनको अभी करने चाहिए फिरोज? मेरे हिसाब से जो इनकी एसआईपीज हैं उसमें इनको एक बदलाव तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि 2 स्कीम्स एक ही फंड हाउस के हैं, एचडीएफसी के। ब्लू चिप फंड आईसीआईसीआई का एक लार्ज कैप स्कीम हो गया, फ्लेक्सी कैप जो है एचडीएफसी का वो बहुत अच्छा प्रदर्शन देख चुका है 1 साल तक एंड उसमें बने रहना चाहिए। एचडीएफसी मिड कैप बहुत बड़ा फंड हो गया है। चिराग सेतलवाड फंड मैनेजर है, वो थोड़े मार्केट से थोड़े नेगेटिव भी हैं। आई थिंक एक थोड़ी बुलिश फंड मैनेजर की जरूरत है पोर्टफोलियो में। मेरे हिसाब से एचडीएफसी मिड कैप के बदले कोटक इमर्जिंग एक्विटीज इंपॉर्टेंट इंक्लूजन होगा और बाकी तीनों स्कीम्स में बरकरार रह सकते हैं अपने पैसे। और रहा सवाल ईएसजी एक्सेस ईएसजी फंड का, ईएसजी एज अ थीम मेरे हिसाब से एक थीम नहीं रहेगी। पूरी कंपनीज को आगे चलते हुए ईएसजी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। सो वेट एंड वॉच इन दिस थीम। इतना जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। 12,000 करोड़ की टोटल कैटेगरी हो चुकी है, बट आई वुड प्रेफर स्टेइंग आउट ऑफ इट। अच्छा फिरोज, इनका जो लक्ष्य है ना वो 2 करोड़ का है और कह रहे हैं कि अगले 5 साल तक ये इस इन्वेस्टमेंट में रह भी सकते हैं। फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू 48 लाख की है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि इन्हें अपने निवेश में बदलाव करने हैं। क्या निवेश की राशि भी बढ़ानी होगी? बिल्कुल, इनके जो सवाल में था कि इनके पास 10 साल का निवेश का पीरियड है, हाँ। उसमें भी इनको 64 लाख एडिशनल मिल सकते हैं। तो 48 और 64 दोनों मिला के भी 1.25 करोड़ पे ही पहुंच पाएंगे अगर 10 साल की भी अवधि हो तो इनके पूरे गोल्स एक साथ तो आने से रहे, क्योंकि बच्चों की शादी और रिटायरमेंट शायद सेम पीरियड का ना हो, तो गोल में और थोड़ी बारीकी से देखना पड़ेगा। और ये लक्ष्य 2 करोड़ का अगर पूरा करना है तो आपको थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा, या तो फिर अमाउंट्स में या तो फिर पीरियड में। तो हमने कैलकुलेट करके देखा तो आपका जो पीरियड है 10 साल का भी मानूं मैं, तो 13-14 साल की जरूरत पड़ेगी आपको अपने 2 करोड़ को मिलने के लिए। सो आई वुड से थोड़ा स्ट्रेच है, बट 2 करोड़ इज अ रीजनेबल अमाउंट एज ही सेड। ऑलराइट, बीरेंद्र जी, आपको और कोई सवाल पूछना है? क्योंकि लगभग सलाह के अनुसार कुछ छोटे मोटे बदलाव हैं जो आपको करने हैं, लेकिन देखिए एक बात तो बहुत ही क्लियर है कि आपको इन्वेस्टमेंट अपनी सर बढ़ानी होगी। मैम, मैंने एक डीमेट अकाउंट भी खुलवा रखा है। अच्छा, उसमें भी मैंने इन्वेस्ट कर रखा है करीब 2 लाख रुपए उसमें भी। तो वो आपने डायरेक्ट शेयर्स में डाले हैं कि वो म्यूचुअल फंड्स में डाले हैं? नहीं, डायरेक्ट जैसे जोमेटो का शेयर है, ये इंडियाबुल रियल एस्टेट है, मैंने इस समय डाल के पैसा मैंने छोड़ दिया है। तो मेरे ख्याल से वो पोर्टफोलियो पे आपको जो सलाह चाहिए होगी तो हमारे दूसरे शोज हैं जो सुबह के वक्त आते हैं जहाँ पे हम आपको स्टॉक पिक्स रेकमेंड करते हैं, तो वहाँ आप वो सवाल भेज सकते हैं। फिलहाल म्यूचुअल फंड्स से जुड़े हुए जितने बदलाव हैं वो आपको फिरोज ने बता दिए हैं। आप चाहें तो यूट्यूब पर जाइएगा और प्लेलिस्ट में मनी मंत्रा शो में जो आपको सलाह दी गई है, अभी अगर नोट नहीं कर पाए हैं तो वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सवाल भेजने के लिए। पंकज पटेल हमारे अगले दर्शक हैं। पंकज जी। जी मैडम, कविता मैडम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, क्या हाल चाल?
बस मजे में। आप कैसे मैडम? मजे में। बड़ा अच्छा लगा सुनकर जब लोग कहते हैं बड़े मजे में। मैं भी मजे में तो नहीं हूँ लेकिन अच्छी हूँ। कहाँ से मैं बोल रहे हैं? आपको पहले से पिछले चैनल से ही फॉलो करता हूँ मैडम, आपका मैं फैन हूँ मैडम। थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे फैन हैं तो फिर मेरी भी सलाह मानी होगी आपने। जरूर जरूर मानते हो, उसी हिसाब से करता हूँ मैं सर मैडम। बताइए, आपने अपने पोर्टफोलियो में ना वैसे बहुत सारे फंड्स इकट्ठा कर रखे हैं पटेल साहब। हाँ, एक्चुअली क्या है कि वो मैं और मेरी वाइफ दोनों के मैंने एक साथ मैंने अच्छा करके अच्छा। किया हुआ है। ओ ओके इस ओके तरह ओके। किया है। लेकिन आपके गोल्स कंबाइंड हैं। हाँ, एक्चुअली मैडम देखिए, दोनों गवर्नमेंट जॉब में है, पेंशन है, उसकी रिटायरमेंट की कोई इशू नहीं है। जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट एंड स्टूडेंट एजुकेशन एंड मैरिज, उसके लिए ही ये सब कर रहे हैं मैम। ओके, तो 10 करोड़ चाहिए है ना? या ये कब से आप निवेश कर रहे हैं? आप दोनों के अलग अलग पोर्टफोलियो है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कब से शुरू की है दोनों ने? एक्चुअली मैडम मैं तो 2003 से ही इन्वेस्ट करते आ रहा हूँ। मेरे पास इक्विटी पोर्टफोलियो 1 करोड़ के अराउंड का है। क्या सभी बात blue कर chip रहे हो, company है। वाह। हाँ। ये मेरे ख्याल से Reliance, गुजराती ITC, होने का every- फायदा है ना? हाँ वही। और एक्चुअली मैं SIP मेरी HDFC फ्लैक्सी कैप में 2004 से थी। अच्छा। उसको मैंने 13 तक मैं 5,000 पर मंथ करता था। तो उसमें अराउंड 4,20,000 मैंने इन्वेस्ट किया था। दैट पोर्टफोलियो इज नाउ कन्वर्टेड टू 22 लाख एट प्रेजेंट। वाह, मेरे ख्याल से आपका जो निवेश है और सराहनीय है मेरे ख्याल से। और अच्छी बात यह है कि आज लंबी अवधि के जो निवेशक हैं ना, उनके सवाल ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपकी वाइफ ने भी क्या तभी से ही इन्वेस्टमेंट शुरू की है या थोड़ी बाद से? साथी से कर रहे हैं, दोनों साथी कर रहे हैं। अच्छा, अभी करंट पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड्स का कितने का है? अभी पोर्टफोलियो 1.7 करोड़ का है। और अभी SIP मेरी कंटिन्यूस चालू है 2014 से। मेरा एसेट में 60,000 है। फिर मेरा एसेट लार्ज कैप में 10,000 पर मंथ है। फिर कोटक फ्लेक्सी कैप में 10,000 पर मंथ है। ठीक है। DSP स्मॉल कैप में 5,000 एंड PGIM इंडिया स्मॉल कैप में 10,000। ठीक है, तो आपका जो रिटायरमेंट का लक्ष्य है ना, जो आप 10 करोड़ चाहते हैं, वो आप केवल अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से चाहते हैं, है ना? हाँ, यस, नाउ यू गॉट माय पॉइंट मैडम। मेरे ख्याल से आप उसके भी आगे निकलेंगे अगर आपके पूरे पोर्टफोलियो को हम गिने तो, जिसमें म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट इक्विटी भी शामिल है। लेकिन फिरोज बताएं, 10 करोड़ क्या इनको मिल पाएंगे? उससे पहले पंकज जी, रिटायरमेंट के लिए कितने साल बचे हैं? 12 ईयर्स मैडम। 12 साल हैं अभी? हाँ, जस्ट 50 ईयर्स में। बिल्कुल। अरे सवाल ही पैदा नहीं होता सर, अभी तो काफ़ी टाइम है और उसके बाद भी आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल कमा कर देगा। लेकिन फिरोज, 12 साल में तो ये मेरे ख्याल से 10 करोड़ को भी क्या पार कर पाएंगे? कविता जी देखिए, अगर आप 12 साल की बात करें तो अगर 12% की रिटर्न मानो तो क्लोज टू 10 करोड़ पे पहुंच सकते हैं जरूर, अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो से ही। ऑफ कोर्स इनके पास स्टॉक का पोर्टफोलियो भी है, अगर वो कंबाइन करें तो डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। सो आज की जो 1.7 करोड़ है, 12 साल में SIP जो 1.1 लाख की इनकी जो SIP है उसको बरकरार रखेंगे तो पहुंच सकते हैं डेफिनेटली। आई थिंक इट्स नॉट टू मच ऑफ अ स्ट्रेच, पॉइंट 1। पॉइंट 2, इनकी जो SIP अमाउंट्स है वो थोड़ी इनकंसिस्टेंट लगी मुझे, थोड़ी स्टार्क लगी। जैसे 60,000 रुपए एक स्कीम में SIP कर रहे हैं, बाकी सब मिला के 50,000 कर रहे हैं। तो इतना प्रेम एक स्कीम से लॉजिकल नहीं लगता है मेरे हिसाब से। मेरा एसेट इमर्जिंग फंड में इनके 60,000 की पर मंथ SIP है, बाकी सब 6-7 स्कीमों को मिला के बाकी 50,000 ही है। सो दैट्स वन ऑफ दोज इनिशियल ऑब्जर्वेशंस कविता जी। ऑलराइट, अब अगर निवेश इनको बढ़ाने की सलाह आप देंगे तो कितना बढ़ाना चाहिए फिरोज? देखिए, अगर ये अपनी SIP बढ़ाना चाहें और अपने इक्विटी पोर्टफोलियो को सेपरेटली रखना चाहें तो इनको ऑलमोस्ट अपनी SIP डबल करनी पड़ेगी, तब जाके ये 10 करोड़ पे पहुंच पाएंगे। पॉइंट 1। अगर वो अपनी इक्विटी पोर्शन को ऐड करते हैं तो 10 करोड़ को सुपरसीड कर जाएंगे बाय अ हैंडसम मार्जिन, बिकॉज इनके पास वक्त भी 10-12 साल का है रिटायरमेंट का। सो 2.2 लाख की SIP करेंगे एज अगेंस्ट 1.1 लाख, तो 10 करोड़ 22 लाख पे पहुंच सकते हैं एट द रेट ऑफ 12%। फिरोज, थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई करने के लिए क्या ये इंटरनेशनल एक्सपोजर ले सकते हैं क्या, कि वो थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा?
नहीं कविता जी, आपने बहुत अच्छी पॉइंट हाईलाइट की है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये बहुत सीजन्ड इन्वेस्टर हैं, डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, ऑलमोस्ट 15-17 साल का तजुर्बा है इन्वेस्टिंग का, लार्ज गैमेट ऑफ इन्वेस्टिंग फ्रॉम डायरेक्ट इक्विटी, म्यूचुअल फंड में भी कई सारी एएमसीज को ये चक चुके हैं। तो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप ग्लोबल डिवर्सिफिकेशन माना जाएगा मेरे हिसाब से भी। तो इंटरनेशनल फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं, especially given the kind of करेंसी जो इंडियन रुपी है वो काफी लास्ट 3-4 सालों में बहुत स्टेबल रही है। हमेशा ऐसा होता है कि थोड़े सालों में एक साल ऐसा आता है जहां रुपी डेप्रिशिएट होती है शार्पली। आई वुड से रुपी के हेज के लिए बहुत रेलेवेंट है, एंड ही इज एन HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बनने की फिलाक में है। तो ग्लोबल डिवर्सिफिकेशन इज वेरी लॉजिकल, एंड उसमें HDFC का डेवलप मार्केट फंड जो पैसिवली मैनेज्ड फंड है, दैट्स द मोस्ट डिवर्सिफाइड जो MSCI का डेवलप मार्केट्स को ट्रैक करता है, दैट विल बी अ गुड एडिशन टू हिज पोर्टफोलियो। फिरोज, आप हमारे साथ जुड़े हैं और हम किसी भी फंड की बारीकी में ना जाएं ऐसा तो हो नहीं सकता। अंतर्राष्ट्रीय फंड आपने जो रेकमेंड किया है, HDFC डेवलप मार्केट फंड, इसकी खूबियां क्या हैं और रेकमेंडेशन के पीछे वजह क्या है, इसकी भी समझाइश अगर आप दें तो मेरे ख्याल से पटेल साहब और वो तमाम दर्शक जो कि इंटरनेशनल मार्केट्स में रुचि रखते हैं निवेश करने की, उन्हें थोड़ा सा संतुलित व्यू मिल जाएगा। बिल्कुल कविता जी, मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। पहले तो कोई भी एक्शन करें इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से, तो पहले उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। जब भी आप इंटरनेशनल मार्केट्स में एज एन इंडियन इन्वेस्टर निवेश करते हैं तो वो आप रिटर्न के लालसा में नहीं करते, ये जहन में बिठा लें, क्योंकि अगले 5-10 साल इंडिया की रिटर्न ग्लोबल रिटर्न से मेरे मानना है कि वो ज्यादा रहेगी, पॉइंट 1। तो आप कभी भी ग्लोबल डिवर्सिफिकेशन कर रहे हैं तो रिस्क मिटिगेशन के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, और उस आधार पे HDFC का डेवलप मार्केट इंडेक्स फंड में 1,500 स्टॉक्स में आपको एक्सपोजर मिलता है। 1,500 स्टॉक्स बहुत ज्यादा स्टॉक्स होते हैं, ऑलमोस्ट 15 करेंसीज में आपको एक्सपोजर मिलता है, डिफरेंट ज्योग्राफीज की डिफरेंट सेक्टर्स में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल US के टेक्नोलॉजी वेट्स में ज्यादा वेट्स मिलते हैं, ज्यादा एक्सपोजर मिलता है। तो it is stock diversification of 1,500 stocks, close to 15-20 currencies, with reasonable exposure to the best and the largest companies in the world. And ये आप रिस्क पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। इससे अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि इंडियन फंड्स को ये बीट कर देगा 10 साल के पर्सपेक्टिव से, मेरे हिसाब से नहीं बीट करेगा, बट डेफिनेटली it will bring down the risk in your portfolio as a complementary constituent. पंकज जी, काफी विस्तार से आपको समझाइश दी है, आपको सलाह समझ में आ गई? अगर मैं आई लव इंडियन इक्विटी, मैं इंडियन इक्विटी में ही करना चाहूँ तो मैं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड में, जिसमें इंटरनेशनल एक्सपोजर है, US एक्सपोजर, तो वो फ्यूचर से कुछ गाइडेंस मिल जाए तो। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप भी क्या कंसिडर कर सकते हैं फिरोज इनके ऑप्शन के साथ? यस, जरूर कर सकते हैं। काफी सारे फंड मैनेजर्स हमने ये देखा है कि थोड़ा सा ग्लोबल एक्सपोजर इंडियन डिवर्सिफाइड स्कीम्स में भी ले रहे हैं। तो ऐसी स्कीम जो एक्सपोजर इनका नहीं है और इनके पास एक भी SBI का फंड नहीं है, मैं कहूंगा कि SBI हमारी कंट्री की लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो चुकी है, एंड SBI फोकस्ड इक्विटी में R श्रीनिवासन साहब ने थोड़ा सा ग्लोबल एक्सपोजर लिया है। That will be a very very sensible thing to do, क्योंकि उसमें सिर्फ 25 स्टॉक हैं और R श्रीनिवासन की बहुत अच्छी परख है मुझे, वो बहुत सालों से मैं उनको जानता हूं। उनकी जो स्टॉक पिकिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, और वो वही स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जिसका बिजनेस वो बारीकी से समझते हैं एज एन इंडिविजुअल। सो आई वुड से एन SBI as a scheme would be a great addition to the portfolio. चलिए पंकज जी, उम्मीद करते हैं कि अब आपको सलाह समझ में आ गई है, और अगर आने वाले वक्त में आप कोई प्रसिद्ध HNI बन जाए तो मनी मंत्रा को और मुझे बिल्कुल मत भूलिएगा। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले दर्शक, उन्हें हम फोन लाइन पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, रंजीत साहब। फिरोज, जब तक ये फोन लाइन पर आते हैं तब तक मैं सवाल बता दूं। 3 साल की इनकी बेटी है जिसकी शादी के लिए इन्हें 20 से 25 लाख की ज़रूरत है, और मेरे ख्याल से अब इन्हें इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी है, तो आपसे रणनीति चाहते हैं। रंजीत जी फोन लाइन पर जैसे ही आए तो हम विस्तार से और बात करेंगे कि निवेश करने की इनकी क्षमता क्या है हर महीना। लेकिन
अभी इनके पास समय भी काफ़ी होगा, 3 साल की इनकी बेटी, तो किस फंड से शुरुआत करें फिरोज? तो मेरे हिसाब से फंड्स की अगर मैं बात करूं तो 3 डिफरेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की 3 डिफरेंट कैटेगरीज से फंड्स की बात करूंगा। एक होगा कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, दूसरा स्कीम होगा और एसबीआई कॉन्ट्रा। ये 3 स्कीम्स एक अच्छी कॉम्प्लीमेंट्री पोर्टफोलियो बनाने की क्षमता रखती हैं, पॉइंट 1। और ये तीनों फंड मैनेजर्स डिवर्सिफाइड प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। 60 से 68 स्टॉक्स यहाँ पर गलती मुझसे हुई है, और इनकी 3 साल की बेटी नहीं है, इन्हें 3 साल बाद बेटी की शादी के लिए पैसे चाहिए। तो करेक्ट, हाँ, तो यहाँ पर कविता जी, क्योंकि इनके पास जी बोलिए। क्योंकि इनके पास सिर्फ 3 साल है निवेश करने के लिए, हाँ। तो मेरा ये मानना है कि ये इक्विटी में जरूर करें, क्योंकि इनकी जो 20-25 लाख का टारगेट है वो काफी स्ट्रेच लग रहा है। तो 60,000 की एसआईपी भी करेंगे ये, और 3 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, फिर 1 साल का अगर जेस्टेशन पीरियड करेंगे तो 4 इयर्स का टोटल इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम होगा। तो देन 60,000 की एसआईपी की जरूरत पड़ेगी। 3 स्कीम्स मैंने रेकमेंड की हैं रिस्क को मद्देनजर रख के, क्योंकि इनके पास 10-15 साल की अवधि नहीं है, अनलाइक मोस्ट अदर कॉलर्स। और ये तीनों स्कीम्स की जो डाउन कैप्चर रेशियो है, उसका ये मतलब है जब मार्केट गिरती है तो इनकी जो गिरावट आती है वो काफी कम होती है मार्केट के मुकाबले। दैट्स व्हाई दीस 3 स्कीम्स फॉर अ पर्सन हु हैज जस्ट 3 इयर्स टू इन्वेस्ट। ऑलराइट, फोन लाइन पे अगर रंजीत होते थोड़ी सी और क्लैरिटी मुझे मिल पाती, लेकिन 60,000 रुपए तक की एसआईपी आपको करनी है। कैनरा रोबेको का फ्लेक्सी कैप फंड है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एसबीआई कॉन्ट्रा आपको रेकमेंड किया जा रहा है फिरोज की तरफ से। अगले दर्शक रितेश नायर का मैं सवाल लूंगी। क्या रितेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं? चलिए, जब तक ये फोन लाइन पर जुड़ते हैं, फिरोज, इनका सवाल 60,000 तक की एसआईपी इनकी जारी है और पेंशन के तौर पर इनको 8 साल में लगभग 1 करोड़ रुपए चाहिए। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है, एक्सिस का ब्लू चिप है, एक्सिस का ही मिड कैप है और एक्सिस का ही स्मॉल कैप है। तो अब यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन तो चाहिए होगा इन टर्म्स ऑफ एएमसीज। और कमाल की बात है आज यहाँ पे ये है कि सभी हमें करोड़पति बनने के लिए सवाल भेज रहे हैं, और अच्छी बात भी ये है कि सबको रिटायरमेंट को लेकर थोड़ी सी सतर्कता जो है, जागरूकता दोनों आ गई है। फिरोज, क्या कहेंगे? आई थिंक कविता जी, पहले तो करोड़पति इंडिया में जो वेल्थ क्रिएट हो रही है वो अनप्रेसिडेंटेड है। एंड हमारा ये मानना है कि 10 साल में इंडिया में मिलियनर्स जो होंगे, डॉलर मिलियनर्स, जो 6 करोड़ से ऊपर करोड़ के ऊपर वेल्थ वाले, ऑलमोस्ट हर 3 साल में डबल हो रहे हैं। हाँ। तो हमारे शो में तो कॉल्स आ रहे हैं, उससे वो एक थियरी को एंडोर्स करते हैं। आई एम वेरी हैप्पी इंडियंस आर गेटिंग रिचर। टोटली, पॉइंट 1 टोटली। एंड पॉइंट 2, आई थिंक बहुत सारा श्रेय ये जागरूकता का आपको जाता है कविता जी। आपने 10-15 सालों से कंसिस्टेंटली पर्सनल फाइनेंस को पैशन मान के उसकी से काफी बेनिफिट आया है। थैंक यू सो मच फिरोज। ये जितनी भी बात आपने कही है, मेरे ख्याल से आपके प्रोत्साहन और साथ के बगैर नहीं मुमकिन हो पाता, और आपके साथ मिलकर हम कुल मिलाकर जो है आर्थिक आज़ादी का जो लोगों का सपना है उसे पूरा करने की पूरी कोशिश यहाँ पर करते हैं। लेकिन अगर मैं रंजीत के ही सवाल पर एक बार फिर से जाना चाहूँ तो एक बात खास है, वो ये है कि एक्सिस ब्लू चिप, एक्सिस मिड कैप और एक्सिस स्मॉल कैप, इन तीनों में इन्होंने निवेश किया हुआ है। 10-10 हज़ार रुपए की ये एसआईपी कर रहे हैं और इनकी उम्र इन्होंने लिखी है लगभग 47 साल की है। और इन्होंने अपने सवाल में ये भी क्लैरिटी हमें दी है कि 1 करोड़ रुपए इन्हें 55 साल की उम्र में चाहिए। फिरोज, अगर आप मुझे सुन सकते हैं अभी, तो इनकी उम्र 47 साल की है और 1 करोड़ रुपए इन्हें 55 साल की उम्र तक चाहिए होंगे। अब ऐसे में मैं चाहती हूं कि आप इनको सही डाइवर्सिफिकेशन का जो मकसद होता है किसी भी पोर्टफोलियो में, उसके लिए सबसे पहले समझाइश दें, सलाह दें। यस कविता जी, आई थिंक रितेश जी की जो पोर्टफोलियो है उसमें 3 स्कीम्स एक्सेस की हैं। ये हमारा काफी मानना है कि लोग जिस बैंक में अपना बैंक अकाउंट होता है
उसी बैंक के एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में जो बैंक के स्टाफ होते हैं उसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के 3-4 स्कीम रेकमेंड कर देते हैं। ये अच्छी स्ट्रेटेजी बिल्कुल नहीं है। एंड रितेश जी की जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1.5 साल में सफर की है इसी पर्टिकुलर रीजन से, क्योंकि एक्सिस एज एन एएमसी ने बहुत वैल्यू डिस्ट्रॉय की है। एक्सिस ब्लू चिप की निफ्टी से अंडर परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंट रही है, इरिवर्सिबल रही है। तो आप एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी में 3 स्कीम्स वो भी डिफरेंट कैटेगरी की नहीं ले सकते, ये याद रखें, कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो। दैट्स पॉइंट 1। तो डिवर्सिफिकेशन करना जरूरी है। रितेश जी को दूसरी स्कीम्स बताता हूं मैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटीज जो मिड कैप स्कीम है, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, ये 2 स्कीम पंकज टिब्रेवाल और आर श्रीनिवासन की जो स्कीमें हैं, एक फुली डिवर्सिफाइड है, 68 स्टॉक है कोटक इमर्जिंग में, एसबीआई में सिर्फ 25 स्टॉक हैं। दोनों डिफरेंट बेंचमार्क्स को ट्रैक करती हैं। दोनों ने अपने बेंचमार्क से और निफ्टी से अच्छा अल्फा जनरेट किया है 3 साल के पीरियड्स में, अनलाइक सम ऑफ द स्कीम्स व्हिच ही हैज इन हिज पोर्टफोलियो। और दोनों ही 15 साल से ज्यादा एग्जिस्टेंस में रह चुकी हैं। सो आई वुड से दीज टू शुड बी इंक्लूजन्स। और आप डेफिनेटली एक्सिस की एक स्कीम जरूर रख सकते हैं, बट ये जरूर करें कि ये 2 स्कीम्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें रितेश जी। 55 इयर्स में जो आपका 1 करोड़ का लक्ष्य है वो पूरा होता दिख सकता है। 10,000 की आपको एसआईपी बढ़ानी होगी। ऑलराइट फिरोज, आगे बढ़ेंगे। शो का आखिरी सवाल राज का मैं लूंगी और इनका सवाल बहुत ही दिलचस्प है। ये कह रहे हैं कि इनके पास लगभग 50 लाख रुपए हैं फिक्स डिपॉजिट में, तो अब ये जानना चाह रहे हैं कि फिक्स डिपॉजिट की जो रणनीति ये अब तक अपनाते आए हैं, क्या उसमें से निकलकर म्यूचुअल फंड्स की ओर ये बढ़ सकते हैं? क्या वहां पर लमसम निवेश कर सकते हैं? और जिस तरह की सेफ्टी, सिक्योरिटी और निश्चित रिटर्न ये अब तक फिक्स डिपॉजिट में देखते आए हैं, क्या उसी तरह की सेफ्टी, सिक्योरिटी इनको म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने पर भी मिलेगी? ये इनका सवाल है। यस, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है कविता जी राज का। मेरे हिसाब से 2-3 प्रश्न एक इन्वेस्टर को अपने आप से पूछना होता है, तभी इस डायरेक्शन को आप नियुक्त कर पाएंगे। पॉइंट 1, एफडी में आपका कभी नुकसान नहीं हो सकता, ये इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। बट म्यूचुअल फंड में भी आपका नुकसान नहीं हो सकता अगर आप अवधि लंबी रखें। तो अगर आपको 1 साल बाद पैसे चाहिए तो बिल्कुल निर्णय ये लें कि एफडी से आपको हिलना ही नहीं। अगर आप 10 साल तक अपनी आंखें बंद करके निवेश कर सकते हैं तो एफडी से 3 गुना ज्यादा रिटर्न मिला है और आगे भी मिलने की संभावना 95% से ज्यादा है। सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टाइम फ्रेम 5-10 साल मिनिमम आपको इक्विटीज में इन्वेस्ट करना है। अगर समझो कि आपके पास 5-10 साल नहीं हो, 1 या 2 साल ही हो, तो आपको फिर भी एफडी से ज्यादा रिटर्न मिल सकती है। अगर आप डेट फंड्स लें और डेट में अगर आप 3 साल के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स का काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इंडिया में सिर्फ टैक्स 20% पे होते हैं, ना कि 35%, 36% जो एफडी पे टैक्स लग सकती है हाईएस्ट इनकम टैक्स ब्रैकेट में। वो एक एडवांटेज है कि लॉन्ग टर्म की टैक्सेशन 20% है। और दूसरा एक अनमोल बेनिफिट ये है कि डेट फंड्स में आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। इंडेक्सेशन की वजह से जो महंगाई दर है उतने अमाउंट पे आप टैक्स नहीं भरते, तो आपकी इफेक्टिव टैक्स 30-35% से जो एफडी में होती है वो गिर के 7-8% तक की आ जाती है। तो आपको बहुत एक्स्ट्रा रिटर्न डेट फंड्स में मिल सकता है 3 साल की अवधि के लिए। अगर 5 साल की अवधि हो, 10 साल की अवधि हो, तो ये आप मान के चलें कि आपको एफडी से दुगना रिटर्न इक्विटीज दे सकता है। बट आपको रोज रोज उसकी वैल्यू ट्रैक करके परेशान नहीं होना है। ये अगर आप में क्षमता है तो आप एफडी से कई गुना ज्यादा रिटर्न जरूर कमा सकते हैं। ख्याल से काफ़ी विस्तार से आपने राज को समझाइश दी और वो तमाम निवेशक जो कि अभी भी फिक्स डिपॉजिट में दिलचस्पी रखते हैं, शायद अब उन्हें लगे कि वक्त आ गया है कि आप थोड़ा सा इक्विटी बाजार की ओर बढ़ें। फिरोज, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और हमेशा की तरह सलाह दी है जो कि सटीक है और तमाम निवेशकों के आर्थिक लक्ष्यों के मुताबिक ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आज शो में शामिल होने के लिए। मनी मंत्रा में मुझे भी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक पर जाऊँ उससे पहले आपको बता दें कि अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अपने सवाल व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। अपने फ़ोन के कैमरा मोड में जाइए, वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और अपने सवाल हमें व्हाट्सएप के ज़रिए वो वीडियो जो है आप भेज सकते हैं। 9619873567 हमारा नंबर है। मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद।